हाँ, फेसबुक क्लास स्टार्टेड आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भां श्रीमदाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल हमने महिलाओं के रोगों के बारे में, स्त्रियों के रोगों के बारे में देखा। उसमें खास करके प्रदर से लेकर शक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और पीसीओडी, गर्भाशय की गांठें, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया। उसी तरह से एक बहुत ही बड़ा विषय मेंसिस का है, मासिक चक्र का, जो बहनों का है, उसके ऊपर भी कुछ औषधियां बताई है, हमने पहले ही बताई है। तो अभी थोड़ा याद आया था इसके लिए, और अभी विषय भी वो चल रहा है। तो इसके लिए पहले तो रजस्वला परिचर्या, जो हमने पुस्तक में भी दी है, वेबसाइट में भी 1-2 दिन में हम देने वाले हैं, पूरी रजस्वला की परिचर्या की रजस्वला हो, जब मेंसिस आता हो तब क्या खाए क्या ना खाए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है मेंसिस में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। विहार में स्नान वगैरह नहीं करना है, अग्नि में नहीं तापना है, बाहर नहीं घूमना है, परिश्रम नहीं करना है। बहुत सारे नियम इसके लिए है, रजस्वला के लिए। तो उसमें शक्ति का क्षय होता है और उसके बाद अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना। तो ये रजस्वला परिचर्या का तो हम उसमें पूरी आहार विहार के साथ बात रखेंगे। लेकिन इसमें 2 बातें, जिसको वो मेंसिस इरेग्युलर आता हो तो उसके लिए मेस्ट्रोग्रीन टेबलेट, मेस्ट्रोग्रीन कैप्सूल या ल्यूकोग्रीन सिरप, ये दोनों महत्व की चीजें हैं। वो बहुत महत्व का है, रेगुलर आए इसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी आहार विहार में और औषधों में पथ्य में थोड़ा परिवर्तन करके हम उस पर बहुत ही अच्छा परिणाम ला सकते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं पथ्य के बारे में। तो आयुर्वेद में एक एक रोगों के बारे में जो विशेष रूप से पथ्य और अपथ्य बताया है, मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारे पथ्य बताए हैं। तो उसमें हम दोनों का कंपाइलेशन करके कुछ पथ्य आपके सामने संस्कृत के श्लोकों के साथ जो जो ग्रंथों में बताया है, जैसे किडनी की कोई बीमारी है क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना चाहिए। खास करके लोगों को ये नहीं पता होता है कि कोई चीजें कोई अवस्था में नहीं ली जाती है। तो वो विशेष रूप से जरूरी होता है कि कौन सी चीज किस अवस्था में न ले और कौन सी चीज किस अवस्था में ले। कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्याज, लहसुन वगैरह रात को नहीं लिया जाता है, या फिर खट्टी चीजें रात को नहीं ली जाती है, दही रात को नहीं लिया जाता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बहुत सूक्ष्म विचार होता है। कोई चीजों विरुद्धान हो जाती है, इसके लिए नहीं ली जाती है। कोई औषधियों को भी ध्यान रखना होता है कि किस तरह से उसका सेवन करें, लेकिन ऐसी औषधियां तो कम होती है। मुख्यतः से आहार द्रव्य ही ऐसे होते हैं जो उसके लिए हमको ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी हम कुछ उसको बताएंगे। रजस्वला परिचर्या का तो हम पूरा का पूरा वीडियो बनाए हैं, 2 या 3 वीडियोस बनाए, वो भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वहां पर है पूरी रजस्वला परिचर्या की बातें रखी है उसमें, कि क्या क्या रजस्वला अवस्था में, अर्थात जिस समय मेंसिस आता हो उस समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हमने अभी तक ये बातें बताई। खास करके महिलाओं के बाद में, जो पूर्व में जो लोग प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो हम जल्द ही यहाँ पर पंचकर्म भी बाहर वालों के लिए शुरू करने वाले। तो जो जो लोग यहाँ भी कराना चाहते हो यहाँ आ सकते हैं। 3 दिन की बस्ती होती है। सबसे पहले 3 दिन जो हम गर्भावस्था की गर्भ विज्ञान की शिविर करते हैं, और उसके बाद संसर्जन क्रम से लेकर सब कुछ आपको वहां करना होता है। आपके नजदीक केंद्र से केवल एक मसाज वाला और स्टीम बाथ वाला, ये दोनों ही आपके यहाँ मिल जाए तो हमारा जो 20 दिन का पूरा कार्यक्रम है कोर्स है, कि जो गर्भावस्था से पूर्व में पंचकर्म से शुद्धि, कोष्ठ शुद्धि, पुत्रेष्टि, वो सब कुछ हो सकता है। केवल 3 दिन आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन बाद के जो 20 दिन है वो आप वहां पर रहकर घर पर ही कर सकते हैं। सारी औषधियां उस तरह से देंगे। स्नेहन वगैरह भी घर पर कर सकते हैं, उसको भी हम सिखाने वाले हैं पूरा, ताकि लोग आसानी से घर पे
कर सके। और 3 दिन केवल यहाँ पर आना होगा जो पुत्रेष्टि के लिए, और खास करके कुछ पंचकर्म की चिकित्सा है जो बस वगैरह हो आसानी से यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसा कुछ प्रयोग करेंगे हम। बाकी आप घर पर ही जल्दी से ज्यादा लोग घर पर बैठकर ये सारे प्रयोग कर सके। तो स्त्रियों के लिए गर्भावस्था से पूर्व में स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। वो हमने पुस्तकों में पूरा का पूरा लिखा ही है, तो भी बहुत लोगों के प्रश्न है। तो ये मैं बता देता हूँ कि पूरे स्वस्थता के बाद ही गर्भाधान का प्रयत्न करें। उसके पहले फलघृत का सेवन करें। वो अब तक गुरुकुल में नहीं था, मतलब यहाँ पर ही लोकल में हम देते थे, अब बाहर भी देना शुरू कर दिया है। तो फलघृत भी ले सकते हैं आप। सुबह शाम एक एक चम्मच पुरुष और दोनों को लेना होता है बिफोर प्रेगनेंसी। फलघृत का पाठ बहुत सारी संहिताओं में दिया गया है, लेकिन वो ठीक से हमको उपलब्ध नहीं हो पाता था दूसरी फार्मेसियों से, तो हम इस बार प्रयत्न करके वो बनाया। क्योंकि समय का बहुत ही कम समय रहता है, तो उस समय में से ही सब नियोजन करना होता है, तो भी उसका नियोजन हो गया है। तो फलघृत भी अभी उपलब्ध हो जाएगा 2-3 दिन में। और सारी महिलाओं के बारे में जितनी भी समस्याएं हैं एक एक करके करते हम उसके लिए आसान औषधियां बना रहे हैं, और घर पर ही व्यक्ति स्वस्थ हो पाए। और जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है जिसमें बहुत देर लगती है, वो भी हम यहाँ के औषध योग के द्वारा उसको अच्छा परिणाम दे पाए उसका प्रयत्न करते हैं। खास करके बालकों के बारे में जब बात आई आई है, तो बालकों के लिए जन्म से ही सुवर्ण प्राशन है, वो ऐसे जन्म से भी आप 1 बूंद दे सकते हैं। लेकिन कुछ एलोपैथ दवाई चल रही हो, कुछ हॉस्पिटल में भागा दौड़ी हो, तो हम लगभग सभी लोगों को 10 दिन के बाद कहते हैं। 10 दिन के बाद आप सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षा तीनों शुरू कर सकते हैं। पहले दिन से भी किया कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले दिन केवल अपने यहाँ का हनी लेकर, मतलब आपके यहाँ जो भी हनी है वो लेकर उसको सुवर्ण का घिस कर उसको ओ देंगे तो वो अच्छा रहता है संस्कार में। तो वो आप वहां पर दीजिए, और उसके बाद 3-4 दिन वो देकर उसके बाद हमारा सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हैं। ये एक रीति है। दूसरी रीति, आप 10वें दिन से सीधा सुवर्ण मतलब पहले दिन से ही सीधा सुवर्ण प्राशन 1 बूंद से शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों रीति है, लेकिन हम ऑफिशियली ये बताते हैं कि 10वें दिन से सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन और बाल रक्षा अमृत तीनों चालू कर दे। सुबह सुवर्ण प्राशन 1 बूंद से 2 बूंद, शाम को अमृत प्राशन 1 बूंद, और बाल रक्षा अमृत थोड़ी से चम्मच में दे, ताकि उसका पाचन तंत्र ठीक रहे, उसको कृमि होने की संभावना न रहे। बच्चों को स्नान कराना है तो साबुन उसको 1 साल तक नहीं लगाना है, 6 महीने से 1 साल तक। उसके स्थान पर स्नान रज का प्रयोग करें। बच्चों को रोज मालिश, मसाज रोज जरूरी होता है, उसके लिए उसका स्किन, उसका वर्ण और बहुत सारे चर्म रोगों से भी उसकी रक्षा होती है। तो सर्कुलेशन बराबर होता है, तो उसका जो शरीर है वो अच्छा रहता है। तो इसके लिए भी मसाज तेल हमने बनाया है, बाल रक्षा मसाज ऑयल, बला श्वगंधादि तेलम करके है, उसका भी आप मालिश कर सकते हैं। स्नान तो रोज बालकों को कराना ही होगा। और उसके बाद जो टेल्कम पाउडर हम जनरल यूज करते हैं, उसके स्थान पर अग्निहोत्र भस्म वाला और अनेक प्रकार की औषधियों से मिश्रित बाल रक्षा टेल्कम पाउडर भी है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अंजन के बारे में थोड़ी समस्या होती है, तो अंजन हम ऑफिशियली नहीं बेच सकते हैं लाइसेंस न होने की बजाय। कोई पूरे गुजरात में लगभग एक व्यक्ति के पास ही अंजन का लाइसेंस है। तो बालकों का अंजन है वो थोड़ा, मतलब उसके लिए कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट में, एसी रूम्स को वो सब कुछ चाहिए बड़ी कंपनी, तो इसके लिए हम वो बना नहीं रहे हैं। केवल यहाँ पर जो चिकित्सा के हमारे अंडर में जो चिकित्सा होती है उसके लिए दिया जाता है, वो उपलब्ध होता है तो हम देने का प्रयत्न करते हैं। एलोपैथ डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने तक अंजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के मत से पहले ही महीने से हम अंजन कर सकते हैं। अंजनम नस्य कर्म, ये सब जन्म प्रभृति शस्यते, जन्म से ही करते हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। आती है बात उसके बाद बालकों के दांतों की। दांत जल्दी आए उसके लिए आयुर्वेद की एक औषधि आप याद रखें, उसका नाम है डीकामारी। डीकामारी का गोंद बहुत उपयोगी होता है। बालकों को आसानी से दांत आए इसके लिए डीकामारी का गोंद, एक प्रकार का गोंद है, वो सभी जगह पर मिलता है। कर्नाटक में उसको शायद
कुछ धूप कहा जाता है, माहेश्वर धूप वगैरह कुछ कहा जाता है। तो साम्रानी अलग है और एक माहेश्वर धूप कहा जाता है। वो माहेश्वर धूप ही ये डिकामारी का गोंद है। डिकामारी का गोंद इतना इतना है, उसको चूर्ण करके उसको दांतों में लगाने से भी आसानी से दांत निकलते हैं। इसकी हमने एक औषधि बनाई है अलग अलग औषधियां डालकर, उसका नाम है वेलकम टीथ। वेलकम टीथ आसानी से दांत आए बच्चों के, इसके लिए उसको लगानी होती है। उससे बच्चों के दांत आसानी से आती है वेलकम टीथ से। बच्चों को कृमि न हो इसके लिए एक औषधि आती है उस, और कृमि हो गए हैं तो भी बहुत ही अच्छा काम करती है। कृमि का अभी लगभग लगभग 70-80% बालकों को कृमि होते हैं। और यदि कृमि हुए तो उसके 2-3 लक्षण है, जैसे वो कहीं पर भी खुजली आएगी, ऐसे स्थान पर खुजली आएगी जैसे पीछे का भाग जो गुदा का होता है, मल द्वार, वहां पर वो खुजली करेगा। दांत किचकिचाएगा, ऐसा नींद में दांत किचकिचाएगा, और मुंह में से लार निकलेगी रात को, तो आपको समझना है कि बच्चों में कृमि है। कृमि का इलाज जल्द से जल्द करना है, नहीं तो कृमि एक बार बढ़ गए तो बाद में बहुत कठिन होता है कृमियों का नाश करना। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई है, उसमें एक विडंग है, वो सबसे अच्छी औषधि है। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है विडंगो कृमि ज्ञाना। तो ये विडंग का एक्सट्रैक्ट और अजवाइन उसकी अच्छी औषधि है, वो 3-4 एक्सट्रैक्ट निकाल कर हम लोग इसमें कृमि हर बूंद करके एक बूंद तैयार करते हैं। वो 5-5 बूंद उसको सुबह दोपहर शाम देना रहता है। तो इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है कृमि कृमि में। तो कृमि के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। कृमि के लिए गुड़ नहीं देना है, और खास करके गेहूं का आटा और गुड़ तो दोनों भूल से भी नहीं देना है। बोल दोनों एक साथ होने से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए गुड़ भी बंद कर दे थोड़े दिन तक, और गेहूं का आटा और गुड़ को तो बिल्कुल साथ में न दे, नहीं तो ज्यादा संभावना हो जाती है कृमि बढ़ने की। जिस भी बच्चे को कृमि है उसके लिए विडंग या ऐसी औषधि का नियमित प्रयोग करें, उसको मीठा कम दे, कम से कम दे, और बाकी की जो चीजें हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से ठीक हो ऐसी दे। आइसक्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सब न दे उसको, इससे उसको लाभ मिलेगा। कृमि हर बूंद है। बच्चों की और बीमारियों में जैसे बाल रक्षा कफ सिरप है, वो बच्चों को बार बार कफ हो जाता है तो उसके लिए सुबह और शाम आधा आधा चम्मच 6 महीने के बाद किसी भी बालक को दे सकते हैं। ज्वर हर इस तरह से उपयोग कर सकते हैं आप। बुखार आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो बाल रक्षा ज्वर हर, अच्छा ज्वर होता है, बुखार, बुखार को दूर करने के लिए ज्वर हर ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इसको भी आधा आधा चम्मच सुबह शाम उसको दे सकते हैं। बड़ों के लिए भी मंत्र औषधि कफ वगैरह है, लेकिन ये बच्चों की बात चल रही है तो बच्चों के लिए इतना। बच्चों को बाल में डालने के लिए, बालों के लिए एक हेयर ऑयल भी आता है जिसका नाम है बाल रक्षा हेयर ऑयल, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बच्चों को स्नान कराने के लिए स्नान रज का भी प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। नेत्र के लिए और तीक्ष्ण अंजन कोई भी नहीं करने हैं, लेकिन नेत्र बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। नेत्र बिंदु बड़े छोटे सबके लिए है, इसके लिए वो भी आप आंख में बालकों को डाल सकते हैं। चलन में आंख लाल रहती हो या किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे जाकर ये बाल रक्षा की पूरी सीरीज है, उसमें ऐसी अनेक औषधियां हैं जो बालकों को विभिन्न प्रकार के डिसीज में, रोगों में दी जाती है। तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो बालकों को हम स्वस्थ रख पाएंगे, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे। खास करके बालकों को और बहुत सारी औषधियों की जरूरत नहीं रहती है, 4-5 औषधि उसको रखे, और उसको जब जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, जब जब कोई बाधा हो, व्याधि हो, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं बालकों। आगे हम देते हैं तो कुमारों के लिए या बुद्धि बढ़ाने के लिए तो हमने बहुत बात की थी, उसमें एक स्मृतिवर्धक तैलम है जिसकी बात हम कर चुके हैं। उसके 2-2 3-3 बूंद 3 साल के बाद बालक ले सकता है। उससे छोटे बालकों को थोड़ी उष्ण है, गर्म है, इसके लिए नहीं देना है। बड़े बालकों के लिए ये औषधि है। लगभग लगभग औषधि बाल रक्षा सीरीज की तो अभी लगभग आ गई है। खास करके बाल झड़ते हो, गिरते हो, तो बड़ों के लिए और छोटों के लिए, सबके लिए ऑनियन ऑयल और ऑनियन शैम्पू है। बच्चों को शैम्पू का यूज नहीं करना है, लेकिन बड़ों को शैम्पू ऑनियन शैम्पू है, विभिन्न क्वाथों से बनाया है,
और ऑनियन ऑयल है। खास करके बालकों के नस्य के लिए नाक में डालने के लिए रोज 1 बूंद मंत्र औषधि बाल नस्य का डालना है। तो वो नासिका का मार्ग उसका स्वच्छ होगा तो वो आसानी से सांस ले पाएगा और विभिन्न प्रकार के जो सांस संबंधित रोग है वो उसको नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बाल रक्षा नस्य का उपयोग करना है, स्मृति नस्य का उपयोग करना है। वो प्रतिदिन उसमें उसको नाक में डालना है। जरूरत लगे तो कर्ण बिंदु, कान में कोई तकलीफ है तो कर्ण बिंदु डाल सकते हैं, तकलीफ नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो इतना ही बाल रक्षा की बात थी। तो बाल रक्षा में ये सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षा अमृत, बाल रक्षा नस्य और खास करके उसके बाद पाउडर से लेकर मसाज ऑयल, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें, वेलकम टीथ अर्थात दांत आते वक्त ये बहुत ही काम में आता है। तो उसका बालकों को जब कोई भी प्रकार का मतलब जो मसूरी का जिसका हम वैक्सीन भी लगाते हैं तो ऐसा भी कुछ निकले यदि तो उससे भी घबराना नहीं है। उसकी भी आयुर्वेद में एक दवाई है, उसका नाम है शीत पित्त शमिनी। तो मम्स वगैरह होते हैं या ऐसा ही कोई भी निकलता है यदि तो उससे कोई घबराए नहीं। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा बहुत आसानी से दी गई है। 2 ही दिन में वो विभिन्न प्रकार की व्याधियां चली जाती है। तो स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ या ऐसा कुछ भी हुआ तो 2 या 3 दिन में ही उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद की एक दवाई शीत पित्त शमिनी वटी है, अजवाइन और गुड़ का प्रयोग है। ऐसे 4-5 प्रयोग है जिसका हम वीडियो बनाकर भी डालने वाले हैं ताकि इससे डरकर उसकी वैक्सीन न ले, क्योंकि वो बहुत घातक रोग ही नहीं है, वो 1 या 2 दिन चलने वाला रोग है। तो 2 दिन चलने वाला जो रोग है उसके लिए क्यों, और इससे कुछ होता ही नहीं है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मानो रोग हुआ तो इसके लिए कुछ नहीं होता है, वो थोड़े दाने निकलते हैं और वो ही दाने हम थोड़ा उसको भस्म का उपयोग करेंगे, अग्निहोत्र की या गोबर के सादे कंडे की भस्म का उपयोग करेंगे। उसको खट्टा नहीं देंगे 3 दिन तक, उसको तेल वाला कुछ नहीं देंगे। 3 दिन की परहजम व्यवस्थित रूप से रखेंगे और थोड़ी दवाई 1 या 2 दवाई उसको देंगे तो आसानी से वो निकल जाते हैं। इसके लिए भूल से भी जो रोग आसान है, बहुत ही 2-3 दिन में ही मिट जाने वाला है, उसके लिए तो भूल कर भी वैक्सीन जैसी चीजें न ले। बच्चों को ये आर्टिफिशियल वायरस की जैसी कुछ न डाले तो इस दुष्प्रभाव से बच्चे बच जाएंगे। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो तो हम आसानी से ही ट्रीट घर पर ही कर सकते, कहीं ले जाने की उसको जरूरत नहीं होती है। तो ये आप याद रखें। उसके लिए कुछ औषधोपचार भी हम बताएंगे वीडियोस में, कुछ होम्योपैथिक दवाई भी बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी बताएंगे, कुछ घरेलू उपचार भी बताएंगे। तो भी किसी को ऐसे रोगों में प्रश्न हो, बाल रोगों में, तो फॉर्म भर के या अर्जेंसी में फोन भी कर सकते हैं। ऐसे नियम है कि गूगल फॉर्म जिसका भरा हो वही पूछे, सबसे पहले गूगल फॉर्म भर दे ताकि आपका डेटा हमारे पास रहे। क्या तकलीफ है कभी भी हम उसको देखकर हम निर्णय ले सके कि कहाँ तक आपकी ट्रीटमेंट की है। तो इसके लिए एक व्यवस्था बिठाई है और इस व्यवस्था को अच्छा करते जाते हैं धीरे धीरे। पंचकर्म की भी चिकित्सा शुरू करने वाले हैं। पंचकर्म में लगभग सारे कर्म यहाँ पर करने वाले हैं। खास करके कैंसर के लिए कुछ औषधियों का निर्माण अभी हुआ है। खास करके ग्रंथि भेद जैसी जो गांठ है अलग अलग जगह पर, उसके लिए ऐसे अनेक प्रकार के रोगों के लिए यहाँ पर औषधि निर्माण का कार्य हो रहा है। और खास करके बाहर वाले लोगों के लिए भी अभी चिकित्सा शुरू हो जाएगी गर्भ पूर्व में। जो पंचकर्म या अनेक पद्धति से और भी चिकित्सा है, नाद ब्रह्म की चिकित्सा है, ये सारी चिकित्सा का यहाँ पर हो सके इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इतनी बातें थी जो महिलाओं के रोगों में बाकी थी और बाल औषधियों में बाकी थी। बाकी की सारी औषधियां है उसके बारे में हम बाद में लेंगे। अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी आप अनम्यूट कीजिए जिनको मैं मौका दे रहा हूँ। तारिक जी बहुत लेट कर रहे हैं आचार्य जी। वनिता जी भगत जी। गुरु जी प्रणाम। चार वनिता बोल रही हूँ।
मेरी एक रिलेटिव है, उसको डिलीवरी के बाद में ना कुछ यानी ऐसे दिमागी तकलीफ हो गई या कुछ, वो यानी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बोलती बच्चे को मेरे पास मत लाओ। फिर बाद में वो कभी भी यानी फांसी लगा लेती है या कुछ, उसको कुछ हो गया ऐसे कुछ, तो उसका कुछ इलाज हो सकता है क्या? डिलीवरी के टाइम पर हुआ है? हाँ, डिलीवरी के बाद ही जस्ट उसको हुआ और अभी तक उसने बच्चे को पास में भी नहीं लिया है और कभी भी कहाँ निकल जाती है, यानी पागल जैसी हो गई एकदम। यानी बहुत पढ़ी लिखी है सब है, लेकिन पता नहीं है कि ऐसा कैसा हो गया उसको, डिलीवरी के बाद में ही हुआ है ये। तो सबको, डॉक्टर को भी दिखाया और वो बोल रहे कि कुछ भूत वूत हो गया है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका, क्या कर सकते हैं। भूत प्रेत तो ऐसा ठीक है, वो नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद में जो सूती का जो डिलीवरी होती है उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आयुर्वेद में मनोनाथस्तु मारुतः, इंद्रियाणाम मनोनाथः, मनोनाथस्तु मारुतः। वायु को मन का भी नाथ कहा गया है, यानी मन को भी वश करने वाला वायु है पूरे शरीर में। और प्रसूति के वक्त पूरा का पूरा वायु सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उसको एक शरीर को दूसरे शरीर से अलग करना होता है। तो पूरी प्रक्रिया पहले इसके लिए दायन के समय पर होती थी। और ये आयुर्वेद में कुछ नाम प्रवीण जी ने भी लिखकर बताया है। एलोपैथी की दृष्टि से उसको कुछ साइकिक प्रकार का डिसीज कहा जाता है। वो भी आप पढ़ लीजिए, कमेंट में उन्होंने, प्रवीण जी ने बताया। लेकिन आयुर्वेद में वो सूती का अपस्मार कहा जाता है। हम उसका ध्यान रखते हैं क्योंकि उसको केवल शरीर की ही जरूरत होती है, ये मॉडर्न साइंस मानता है। और शरीर की, मन की, दोनों की जरूरत होती है, ये आयुर्वेद मानता है। इसके लिए हम अविरत प्रयत्नशील है। इसका क्या परिणाम होगा वो तो अभी हम प्रयत्न करेंगे उसके लिए कि उसको अच्छा कोई पंचकर्म मिले और ऐसा वातावरण मिले तो ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें दोनों के ऊपर खतरा होता है, बालक के ऊपर और माता के ऊपर। तो उसको उन्माद या अपस्मार हो सकता है, तो होता ही है उसको सूतिका का ध्यान न रखा जाए तो कोई उसको अनुकूल वातावरण न दिया जाए यदि सूतिका के अनुरूप। और उसको उस अवस्था में कोई भय लगे, कोई शोक लगे, या फिर कोई चिंता या व्यग्रता लगे, तो उस समय वो बहुत सेंसिटिव होती है और उस अवस्था में उसको पागलपन हो सकता है। मतलब उसको इस तरह का कोई भी बीमारी अपस्मार के जैसी हो सकती है, उसके माइंड पर उसकी इफेक्ट हो सकती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ग्रहों का भी वर्णन दिया गया है, उसकी भी असर उसके ऊपर आ सकती है। तो ये बच्चों को लिए ऐसी कभी कभी अननेसेसरी जो संतति है वो यदि आई हो, जैसे वो पुत्र चाहती हो और पुत्री आई हो, तो भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संतति चाहती ही न हो और संतति आई हो, इस अवस्था में भी इसको हो सकता है। कोई अज्ञात भय हो, कोई कुछ कह देगा या ऐसा, ये भाई साधारण अवस्था में उतना नहीं लगता है, लेकिन कोई विशेष हम संवेदनशील जब होते हैं तब भय का या किसी भी बात का हम पर विशेष असर होता है। जब हम संवेदनशील होता है तो वो संवेदनशील अवस्था होती है उसकी प्रसूति की। तो प्रसूता के वक्त इसके लिए आयुर्वेद में अलग कमरे का, अलग वातावरण का विधान है कि प्रसूताकार कैसा होना चाहिए। ये नॉर्मल अवस्था नहीं है, इसके लिए इसको नॉर्मली ट्रीट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक घर में पहले प्रसूतागार रखा जाता था, वहां स्त्रियों का कैसा खटिया होनी चाहिए, उसके लिए वैद्य कैसा होना चाहिए, ये सभी उसमें बताया गया है। और हम आज भी उसका प्रायोगिक कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। हम चाहते हैं कि हम संस्कृत आर्य गुरुकुलम के द्वारा लोगों को अभी वो हम कार्य कर रहे हैं और थोड़े दिन में ही हम प्रात्यक्षिक कर देंगे कि कुमारागार या जो प्रसूतागार है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे धूप होने चाहिए, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश न कर सके, इसके लिए सरसप का धूप बताया है, इसके लिए गूगल का धूप बताया है, अलग अलग प्रकार के धूप बताए हैं, वो वहां पर होने चाहिए। अभी हम आज का साइंस माने या हम उस तरीके से देखें तो भी ये बात सही रखते हो या न रखते हो, लेकिन ये प्रात्यक्षिक तो देखते ही है कि ऐसे रोग होते हैं। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले हम आयुर्वेद की दृष्टि से उसका निदान करें
कि उसको एग्जैक्ट आयुर्वेद की दृष्टि से क्या हुआ है। ये तो छूटने वाली बात है कि उसको भूत प्रेत लग गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके रोग का एक नाम होता है और रोगों के कुछ लक्षण होते हैं, और लक्षण और नाम के बाद हम कुछ तक पहुंच सकते हैं, उसके कारण तक, और उसके बाद हम उसके निवारण के लिए कुछ औषध प्रयोग, कुछ आयुर्वेद की शिरोधारा वगैरह से प्रयोग, और कुछ उसको सूचन से, प्रार्थना से, मंत्र से उसका निवारण, जप होम यज्ञ से उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में उसको, बच्चों को उसके साथ मिलाना बहुत जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं करती है तो बच्चों का एकदम जो आघात आएगा तो वो बच्चे को भी बहुत नुकसान करेगा। बच्चा जब माँ से दूर रहता है तो एक भावनात्मक स्तर जो बालक का होता है, हमको पर लगता है, लेकिन बालक जब माँ से अलग रहता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, उसके शरीर के लिए, मन के लिए अच्छा नहीं होता है बालक के। तो ऐसा कोई कारण हो सकता है तो आप देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे कारण देखे हैं और आज तक उसके बच्चे बीमार है। आज तक अनेक प्रकार की व्याधियों से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा बेटा चाहिए था और बेटी आ गई। हमारे संबंधी में ही एक ऐसा है, भूकंप आया था 2001 में, 2001 में, और हमारे दूर के कोई रिश्तेदार संबंधी थे, उसके यहाँ बेटी हुई। उसकी माँ की तबीयत भी ऐसी हो गई। उसका कारण ये हुआ क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। बेटे के लिए जबरदस्त उसके घर पे फोर्स कर रहे थे कि बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। ये हमारी समाज की एक बहुत ही निम्न स्तर की कलंकितता है जो आज तक नहीं गई है। बेटे और बेटी की जो एक प्रकार की भेद रेखा है, तो इसके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई वो महिला। बच्ची को जन्म दिया उसने, लेकिन उसको स्तन्य नहीं आया। आयुर्वेद में स्तन्य नहीं आने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जो हम प्रसूतावस्था के रोगों के लिए अभी लेने वाले, वेबसाइट पर भी वो रखने वाले हैं जल्द से जल्द। क्योंकि स्तन्यम तासाम विनश्यति, मतलब वही नारियों का स्तन का विनाश हो जाता है ऐसे ऐसे कारणों के द्वारा। उसमें बताया गया है कि ऐसे कारण उपस्थित हो तो स्तन्य का नाश हो जाता है, तो वात्सल्य न हो तो स्तन्य चला जाता है। तो उसी तरह से उसका भी यही हुआ, उसको दूध ही नहीं आया। फिर कुछ औषधियां दी, कुछ दूध पिलाया तो थोड़ा दूध आया, क्योंकि वात्सल्य नहीं है तो औषधि देंगे तो उतना नहीं आएगा, लेकिन वात्सल्य होगा और औषधि देंगे तो बहुत ही दूध आएगा, स्तन्य आएगा। तो उसके बाद उसको भी ऐसी अवस्था थी, तो उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद की नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि उसका घर, वातावरण, भूकंप गुजरात का, ये सारे कारणों से वो नहीं हो पाई। आज तक उसकी बच्ची भी बीमार बहुत सारी रहती है। वो तो महिला थी, वो तो विभिन्न रोगों से ग्रसित थी, तो वो तो चली गई अभी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में अभी से ही वो कुछ प्रयत्न करे तो अच्छा परिणाम आ सकता है। वो जहां पर रहती हो महिला, वो बताइएगा। तो वहां पर सबसे पहले आयुर्वेद का पंचकर्म में शिरोधारा आवश्यक रहेगी, और उसकी प्रसन्नता के लिए उसके घर का वातावरण अनुकूल रहना चाहिए, उतनी जरूरी बात होगी। बाकी की तो सारी औषधियां आएगी तो वो तो आसान है। कुछ मालाएं और मंत्र आएगा, वो हम यहाँ से भेजते हैं आपको। तो आप हमको बाद में कांटेक्ट करिएगा, नंबर मेरा लेकर राजेश्वर राव जी से, और मुझे बताइएगा, उसकी स्थिति बताइएगा। तो अपवाद रूप जो केसेस है तो उसमें ये आता है, ताकि आप सीधी बात करके उसके बाद हम उसको, आपको कुछ दवाई या कुछ मंत्र वगैरह उसमें हम देंगे आपको। जी हाँ गुरुजी, हाँ, मैंने भैषज रत्नावली मेरे पास है, तो मैं थोड़ी पढ़ रहा था, तो उसमें ज्वर के ऊपर बहुत सारी मतलब जो लॉ होती है, तो उसमें एक हर लॉ है बृहत करके, हाँ, ऐसा लिखा है कि सभी तरह के बुखार में वो अच्छा रिजल्ट देती है और उसको लौह तत्व बढ़ता है। तो क्या सभी तरह के बुखार में हम ये सर्वजर हर लौह है वो, और फिर अगर बुखार ना भी हो तो प्रिवेंट करके तरीके से ले सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद को समझने के लिए अनुवाद काफी नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो गुरु की जरूरत क्या थी, भेषज रत्नावली ही आ जाती और भेषज रत्नाकर आ जाता, और बहुत सारे ग्रंथ इस तरह से आ जाते, और उसके बाद का, हेलो,
प्रणाम गुरुजी। हाँ जी कल मैंने बता पूछा था। एक मिनट उसका मैं पूरा कर लेता हूँ। तो इसके लिए हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य। तो सर्वज्वर हर लोह का पाठ आया है भेषज रत्नावली। सर्वज्वर हर लोह सभी प्रकार के बुखारों में कार्य करता है। लोह का उसमें वो कॉम्बिनेशन में लोह का प्रमाण भी, हम भी उसका उपयोग करते हैं। खास करके विषम ज्वर जिसको मलेरिया कहते हैं, उसके ऊपर उसका विशेष प्रयोग होता है और सभी प्रकार के ज्वर में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है, ये बात एक बताई है, दूसरी बात ये भी बताई है कि नव ज्वर में कोई भी प्रकार की औषधि नहीं लेनी। अर्थात जब नया नया बुखार आता है तभी कोई भी प्रकार की औषधि नहीं लेनी है। तो सर्वज्वर लोह भी नहीं ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में ज्वर की चिकित्सा के लिए खास करके दोष की प्रधानता, साम निराम की अवस्था और किस कारण से वो बुखार है वो भी जानना बहुत आवश्यक रहेगा। जो रोग में आपको ऐसा लगे कि लोह की कमी है, अशक्ति है और उसकी अग्नि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पचा सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ी मात्रा में सर्वज्वर हर लोह का प्रयोग करें। सभी ज्वर में वो चलेगा, इसके लिए ही इसका नाम सर्वज्वर हर लोह है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए ये दवाई, प्रिवेंशन की बात ही अलग है। बुखार आए और उसको उतारने की बात अलग होती है, उसके लिए कुछ अलग विचार होता है, उसके लिए अलग विचार होता है। तो इसके लिए बुखार आने के बाद ये औषध लेने को बताए, प्रिवेंशन के लिए अलग दवाई ये बताई है, वो हम अलग सेशन में हम लेते ही है, लेंगे। सर्वज्वर हर लोह केवल बुखार के लिए लगभग सभी बुखार में 2-3 दिन जाने के बाद उपयोग कर सकते हैं। जी आगे। प्रणाम गुरुजी। जी जी चश्मा के लिए कुछ है क्या? मेरा लड़के को 5 साल से नंबर आए, हर बार जाएंगे तो 3 महीने 6 महीने में वो बोलते हैं कि बड़ा है, नंबर बड़ा है, हाँ ऐसा बोलते हैं। और कल मैंने थोड़ा पूछा था उसको, हाथ वगैरह ठंड होता है, आपने बोला था तिल का तेल यूज करने को, जी उससे जी हीट बढ़ता है क्या? पहले से उसको मुंह नहीं में छाले वगैरह आते हैं, हीट है उसको? नहीं, अभ्यंग से हीट नहीं बढ़ता है। कोई गर्म औषधि ले तो बढ़ सकता है, बाहर के अभ्यंग से हीट नहीं बढ़ेगा, उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा, मतलब। ठीक जी है। चश्मे के लिए कुछ सर? उसके लिए 2-3 चीजें। एक तो कोई भी प्रकार का नेत्र बिंदु हमारा भी आता है और भी कंपनियां बनाती है। ये नेत्र का एक तो इसका शुरू करे, और दूसरा आहारों में अल्फा अल्फा जीवंती जीवंती की भाजी आती है, वो बहुत ही अच्छा आंखों के लिए होती है। तो जीवंती शाकम, शाका नाम चरक सूत्र है, जीवंती की सब्जी उसको दे, माथे पर रोज मसाज करे, पैर के तलवे में एरंड तेल से मसाज करे तो अवश्य ही उसका लाभ होगा। एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल, उसको पैर के तलवे में रोज घिसना है। माथे पर किसी भी प्रकार के तेल के मसाज मालिश करनी है तो ही उसको बाहर जाना है, मालिश रोज करनी है माथे पर। और आंखों के लिए रोज किसी ना किसी नेत्र बिंदु का उपयोग करना है। जी कब्जियत न हो इसके लिए उसको त्रिफला चूर्ण देना है या त्रिफला वटी दे सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है आंखों के लिए त्रिफला उत्तम होता है, आंखों के लिए, बालों के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा है। तो त्रिफला चूर्ण का रोज सेवन कराइए उसको। आंखों में किसी भी प्रकार के ड्रॉप्स, अच्छे आयुर्वेद के ड्रॉप्स हो ऐसा कोई भी आप उसको आंखों में डालें। जी आचार्य जी, अभी ये जो फॉर्म भर के उनको मेल चले गए ना आचार्य, तो उनको कुछ आपसे बात करने का है, हाँ तो कल उसका बता हम दीजिए डेट फिक्स उसको। नहीं किए थे, डेट कैसे फिक्स नहीं किया था। कल से हम शुरू कर रहे हैं उसका, क्योंकि अभी प्रोग्राम थे गीता जी के। तो जिसको फॉर्म भर दिया है और कुछ बातें करनी है उसके लिए समय वही रहेगा 3 से 5 तक, लेकिन आवश्यक 3 से 4 तक, सॉरी 1 घंटा ही केवल रहेगा। और एक दिन क्रम ना आए तो दूसरे दिन उसको फिर से हम 4 बजे के बाद उसको, मतलब दूसरे दिन उसका उपयोग, उसको हम ये कर सकते हैं, दूसरे दिन आप फोन कर सकते हैं। 3 से 4 बजे का समय रोज, मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर सोम से शुक्रवार तक
3 से 4 बजे तक का समय, और कभी ऐसा हुआ और नहीं उठा तो दूसरे दिन वही उसी समय आपको प्रयत्न करना है। लेकिन आवश्यक है कि पहले गूगल फॉर्म भरना है, और फॉर्म नंबर आपको उस समय याद होना चाहिए, या तो फॉर्म में नाम जो लिखा है वो नाम याद होना चाहिए। तो वो उसके बाद हम यहाँ पर मैं बैठूंगा, तो उस समय में आपकी केस देखकर उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आप फॉर्म में नाम वगैरह याद रखें, हाथ में पेन रखें, तो कुछ में जरूरी बातें हैं तो मैं आपको तुरंत लिखा भी सकता हूँ, कोई एडिशनल औषधि लिखानी है तो सारी तैयारी करके फिर आप फोन करें। जी, वो आप फोन कर सकते हैं 3 से 4 बजे तक रोज, मैं वहीं पर बैठूंगा ऑफिस पर, तो उस समय पर आप मुझे फोन कर सकते हैं। जी, ये हो गया। लेकिन गूगल फॉर्म आवश्यक है भरना उससे पहले। 2 प्रकार के गूगल फॉर्म है, मैं बता दूं फिर से। गर्भावस्था का जिसको भरना है, प्रेगनेंसी रिलेटेड, उसको गर्भावस्था का एक अलग फॉर्म है गर्भ संबंधित, और दूसरा जनरल कैटेगरी का फॉर्म है। ये दोनों गूगल फॉर्म वेबसाइट पर या उपलब्ध है, यहाँ राजेश्वर जी के पास भी है। जी, आचार्य कौन सा नंबर पे, दोनों नंबर हो चलेगा आचार्य जी, वो 3 to 4, मंदन भाई का दो नंबर और आपका नंबर, दो हमारे मंथन भाई का तो चलेगा ही 9 बजे से लेकर, लेकिन 3 से 4 बजे तक मेरा नंबर और मंथन भाई का नंबर, खास करके मेरा नंबर भी अभी तो ये दे दीजिए, उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे तो दूसरा नंबर देंगे। अभी 3 से 4 ही लेकिन कॉल करे, 4 बजे के बाद न करे, 3 बजे से पहले न करे, एक दिन छूट गए या दूसरे दिन करे, ठीक है। अच्छा, जिसको गूगल फॉर्म नहीं मिला है वो राजेश्वर जी से लेकर गूगल फॉर्म ले सकते हैं। संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर से भी फॉर्म भर सकते हैं, सीधा गूगल फॉर्म भर सकते हैं। एक बार भरने के बाद लगभग 6 दिन के बाद आपका क्रम आ जाएगा, और लगभग 170 लोगों को हमने भेज दिया है। बाकी के 30 लोग बाकी है, लगभग 200 फॉर्म भर कर आ चुके हैं हमारे पास, उसमें 170 को हमने आंसर दे दिया है। आंसर आने के बाद आप जल्दी उसका फिर उसकी मेडिसिन की व्यवस्था करें, या कोई प्रश्न है तो आप मुझे फोन करें 3 से 4 बजे, ठीक है जी। आगे। जी गुरुजी नमस्कार। हम्म। मेरा प्रश्न एक का तो आपने उत्तर दे ही दिया, जो फॉर्म भरा था गूगल चिकित्सा के लिए। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि बहुत सारी चीजें हमें पता होता है, और उसके बाद भी जो प्रज्ञा अपराध होता है आयुर्वेद के अनुसार, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? कि कुछ हद तक तो हमको पता होता है, करते भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हो जाता है, तो उसके लिए क्या ये ज्यादातर ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का प्रश्न है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है, धी स्मृति बुद्धि विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते शुभम प्रज्ञा पराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। वो सर्वदोष का प्रकोप करने वाला होता है, वो प्रज्ञा अपराध होता है। तो धी स्मृति बुद्धि विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम कर्म यत कुरुते प्रज्ञापराधम तम विद्यात, उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। और वो प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपणम, अर्थात सभी दोषों का प्रकोप करता है, कि बहुत सारी बीमारियों का वो कारण होता है। इसके लिए आयुर्वेद में केवल स्वस्थ वृत्त का बात नहीं बताई। अभी जो आयुर्वेद की बात आयुष मंत्रालय तक जो हो रही है, आयुष मंत्रालय से लेकर आरोग्य के जितने भी क्षेत्र है वो सब में जो हो रही है, वहां से लेकर जितनी संस्थाएं हैं वहां तक हो रही है, वो केवल स्वस्थ वृत्त की बात हो रही है। स्वस्थ वृत्त में भी केवल औषध की बात हो रही है। वो सर्दी खांसी बुखार और ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए, कैंसर, वो ऐसी बीमारियों के लिए वहां पर कुछ दवाइयाँ, कुछ औषध दिए जाते हैं। तो लेकिन दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके ऊपर आगे की जो रजस्वला से लेकर प्रसूता से लेकर गर्भावस्था की चर्या के बारे में नहीं बताया जाता है। तो पहला तो ये नियम है, मने वो अधूरा है। दूसरा तो बिल्कुल जो भाग चला गया है, जो बहुत महत्व का भाग है, वो आयुर्वेद का सद्वृत्त है। व्यक्ति कितना भी अच्छा औषध खाएगा, कितने भी औषधि का सेवन करेगा, लेकिन वो सद्वृत्त का पालन नहीं करेगा, वो सत्य में, अहिंसा में, वो शास्त्रों की मर्यादा में, वो उस तरह से यदि नहीं जिएगा तो वो रोगों से नहीं बच पाएगा, और
वो दुखी होने से भी नहीं बच पाएगा, वो स्वयं भी दुखी होगा, औरों को भी दुखी करेगा। तो आयुर्वेद में दूसरा एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही बड़ा भाग जिसको कहते हैं, और वो ही महत्व का भाग है, उसको सद्वृत कहते हैं। तो सद्वृत के पालन के लिए सत्य, अहिंसा, समर्पणता, श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास, ये सब की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुझे जो लगता है कि प्रज्ञा अपराध इसलिए होता है कि सद्वृत का पालन नहीं होता है। सद्वृत के पालन से धीरे धीरे संकल्प दृढ़ होता है, और जो हम मानते हैं, जो अच्छा लगता है, उस पर धीरे धीरे श्रद्धा शुरू होती है। विपरीत परिस्थिति में भी वो श्रद्धा बनी रहती है। आज आयुर्वेद के प्रति किसी को श्रद्धा नहीं है, क्योंकि दो बात, उसके पर्सनल रोग यदि उसको अच्छा नहीं हुआ तो उसको ऐसी ये नहीं होता है कि चलो ये मेरा नहीं हुआ और किसी मेरी गलती होगी उसमें कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता। उसको लगता है कि ये आयुर्वेद की ही कोई दोष है और इसमें मुझे अच्छा नहीं हुआ तो ये दवा ही बेकार है। तो ये स्थिति है, क्योंकि वो उतना ही सोच पाता है, उतनी ही उसकी एक क्षमता होती है। इसके लिए प्रज्ञापराध न हो, इसके लिए आयुर्वेद ने सद्वृत का पालन बताया है। जितना व्यक्ति सद्वृत से जिएगा उतना उसका मन शुद्ध, पवित्र, निर्मल होगा, और वो बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ वृत्त का पालन कर पाएगा। तो इसके लिए हमको भी बहुत दुख होता है। लोग उठपटांग प्रश्न कभी कभी व्हाट्सएप से पूछ लेते हैं। तो अभी भगवत गीता की ही बात करिए। अभी भगवत गीता की जयंती थी, उसमें हमने स्पर्धा का आयोजन किया 15-20 दिन पूरे देकर। कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती है, लोग करते हैं तो भी इतने स्तर पर करते होंगे कि नहीं पता नहीं हमको, लेकिन हमने किया था। तो उसमें 15 तारीख को रिजल्ट देना था, यूट्यूब मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पर। 16 तारीख हो गई। तो एक आदमी ने, उसके मेरे पास चैट है, उसने भी हटा दी। तो 16 तारीख तक आपने बताया था, अब तक क्यों नहीं आई? ऐसा वो जैसे आईबी वाले पूछते हैं, उस तरह से वो पूछने लगा कि अब तक क्यों रिजल्ट नहीं डाला वहां पर। मैंने कहा कि वो स्टाफ का काम है, वो कर रहे होंगे, कल आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी भाई आईएएस का रिजल्ट है या सीए का है या ऐसे कुछ, और हो ही गया है डिक्लेयर, अभी वो आ जाएगा। बोले कि आपको मैं राजीव भाई को मान रहा हूँ और नियम के बड़े पक्के होते हैं, और बहुत आशा थी संस्कृति गुरुकुलम की तरफ से, और मैं भी बहुत लोगों को जोड़ने वाला था, लेकिन अब ऐसा काम है तो मैं नहीं जोड़ता। तो मैंने कहा आप किसी को जोड़े या नहीं जोड़े, उससे संस्कृति गुरुकुलम को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आपके जैसे लोग न जुड़े, उसी में शायद हमारा भविष्यकालीन हित समाहित हो सकता है। क्योंकि आपका एक दिन का धैर्य नहीं है, तब तो आप एक दिन प्रवचन नहीं आए तो छुरी लेकर आ जाएंगे कि गुरुजी ये कल का तो आपने प्रवचन का बताया था, आए नहीं तो अब ये भोगो, ऐसा करके आप भविष्य में करोगे। तो आपके जैसे लोग न जुड़े, वही हमारे हित में है। इतना धैर्य जिसके पास ना हो, मैंने वो चैट में बताया कि आपके पास रिजल्ट का इतना धैर्य नहीं है। एक सामान्य बात है कि भाई वो एक दिन आप लेट नहीं सहन करते हो, तो हम पेशेंट को भी बताते हैं कि चिंता हमको भी है, कभी कभी कुछ देर हो जाती है, उसके कारण कुछ होते हैं। दवाई आपको लिखनी है तो 200-500 आदमी को मैं 1-1 मिनट में दवाई लिख दूंगा तो 5 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हम उस तरह से औषधि चिकित्सा नहीं करेंगे। हम पूरा देखेंगे, उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे, उसी के बाद हम देखेंगे, ताकि हम प्रामाणिक रह पाए। आपके पास उतना धैर्य है तो आप ये करें, और नहीं तो उसको भी एक प्रज्ञापराध माना गया है। आयुर्वेद में इसके लिए रोगी कैसा होना चाहिए इसका वर्णन आया है कि आढ्यो रोगी विषक्वश्य ज्ञापक सत्ववान अपि। आढ्यो रोगी विषक्वश्य, एक तो वो समर्थ होना चाहिए, एक तो वो विषक्वश्य अर्थात वैद्य जो कहे उसके ऊपर चलने वाला चाहिए। तीसरी बात, ज्ञापक, अपनी सब कुछ बातें बता देने वाला चाहिए। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि पूछने पर बताते हैं, वो नहीं पूछे तो वो बातें गोल गोल करके बताते हैं। तो बहुत पुरुषों में मैंने ये देखा है कि वो स्पष्टतः नहीं बताते हैं, कुछ भी गोल गोल करके बताते हैं। तो इसके लिए हमको पता चल जाता है कि ये
मतलब घुमा कर पूछ रहा है, लेकिन ये सही बात है। तो ये विश्वास रखना है कि हाँ, मेरी ज्ञापक जो भी बात अंगत होगी वो तो हम तो शेयर करने वाले नहीं है किसी से, लेकिन ऐसी बातें भी वो बताए ताकि उसका रोग पता चले। और चौथा है वो सत्ववान होना चाहिए। सत्ववान अर्थात जो अपने मन में है, या तो फिर जो हमको अच्छा और सही लगता है उसको हमको जीवन में आचरण में लाना है। जो भी कुछ बातें सही हमको लगती है, सच्ची लगती है, किसी की भी हो, चाहे कोई भी कह रहा हो, तो वो हमको जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयत्न करना है। इसके लिए स्वस्थ वृत्त के लिए आपको मतलब ये इसके लिए प्रज्ञापराध न हो, इसके लिए सद्वृत्त का पालन बताया है। सद्वृत्त के बारे में हम अलग से वीडियोस भी लेने वाले हैं कि आयुर्वेद में सद्वृत्त के बारे में क्या क्या बताया है, और ये सद्वृत्त का पालन करके हम कैसे आयुष्य को बढ़ा सकते हैं और अनेक प्रकार के रोग सद्वृत्त से मिट सकते हैं, औषधि के बिना। केवल सद्वृत्त का पालन हम करेंगे, बहुत सारे रोगों से हम बच पाएंगे और बहुत सारे रोगों में भी लाभ मिलेगा हमको। तो ये आप सद्वृत्त का पालन ज्यादा से ज्यादा करें। जी आगे। नमस्कार गुरुजी, आपने नमस्कार। अभी वो बताया ना हाँ। संसर्जन या क्रम, उसके बारे हाँ। में थोड़ा विस्तार से। जी ये प्रश्न अच्छा है। आयुर्वेद में शरीर का शोधन करने की बहुत बड़ी विधि बताई गई है, खास करके गर्भावस्था से पूर्व में। संसर्जन क्रम के बारे में ऐसे तो अनेक वीडियोस हम अलग बनाने वाले हैं। संसर्जन क्रम किसको कहते हैं, पुस्तक में भी लिखा है, गर्भ संस्कार एनसाइक्लोपीडिया पुस्तक है, उसमें संसर्जन क्रम बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पुरुष के शुक्र को या स्त्री के रज को कोई दोष रह जाता है और उस अवस्था में वो दोनों गर्भाधान के लिए प्रयत्न करते हैं, और उस अवस्था में यदि गर्भ ठहर जाता है तो वो जो रोगी अवस्था होती है स्त्री या पुरुष दो में से एक की, वो रोगी अवस्था के शुक्राणु और वो रोगी अवस्था के रज को मिलने से जो गर्भ रहता है वो भी रोगाक्रांत हो जाता है, वो भी रोगी हो जाता है। धीरे धीरे करके उसका रोग बढ़ जाता है, क्योंकि उसको आदि बल प्रवृत्त रोग कहा गया है। जन्म बल प्रवृत्त होता है आदि बल प्रवृत्त, उसमें गर्भावस्था में आने वाले रोगों को आदि बल प्रवृत्त कहा गया है। वो बहुत मिटाने कठिन हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट में बीज के अंदर चला गया। देखिए, उसके बाद जन्म बल प्रवृत्त होता है। तो अलग अलग प्रकार के रोगों का वर्णन आयुर्वेद में गया है। आज क्या मॉडर्न साइंस भी हेरिडेटिकली जो रोग है हेरिडिटी में आए उसको मिटाना कठिन मानता है। वो ना आए इसके लिए केवल और केवल आयुर्वेद में एकमात्र ऐसा साइंस है जिसने ये इतने तक शोध निकाल दी कि इसका शरीर में वो दोष निकालने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, और स्त्री के शरीर से दोषों को निकालने के लिए प्रक्रिया बताई। वो प्रक्रिया को हम संसर्जन क्रम इस कंडीशन में कहते हैं। संसर्जन क्रम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इस अवस्था में गर्भ के पूर्व में संसर्जन क्रम में 5-5 दिन के 4 हम विभाग करते हैं। पहले 5 दिन उसको दीपन पाचन कराते हैं, यानी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जठराग्नि को। उसके बाद के 5 दिन हम उसको स्नेहन कराते हैं, घी को पिलाते हैं। उसके बाद के 5 दिन स्नेहन कर दिया, उसके बाद के 5 दिन विरेचन के जाते हैं। फिर 5 दिन का या 7 दिन का संसर्जन क्रम आता है। संसर्जन क्रम के बाद उसको हम नॉर्मल आहार पर ले जाते हैं। संसर्जन क्रम में क्या होता है, एक दिन उपवास होता है, पहला दिन जो शरीर के शुद्धि के लिए शोधन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा दिन क्या होता है, मुख के पानी पर रखा जाता है। तीसरे दिन थोड़ा मुख का पानी, मूंग और चावल, जो हम नेचुरल चावल का हम बताते हैं, ऑर्गेनिक चावल को, ऐसे साठी चावल या रक्त कलर के रक्त साठी उसको दिए जाते हैं। चौथे दिन से थोड़ा चावल, जौ की रोटी वगैरह दिया जाता है। 5वें दिन भी ऐसा हल्का आहार दिया जाता है, बाहर की कोई चीज खाने की मना होती है। बाकी की चीज जो दी जाती है उससे बाकी की चीज भी मना कर दिया जाता है। 7वें दिन वो रोटी सब्जी के ऊपर आता है, तब तक उसको ये नहीं खाया, उसको खाने का मना करते हैं। उसके बाद भी उसको गुरु आहार जितने दिन तक हो सके उतने दिन तक बंद करना होता है। जैसे आलू है, जैसे आलू मटर वाली चीजें हैं, जैसे पकोड़े है, जैसे ब्रेड है,
जैसे और सारी चीजें जैसे पास्ता है, पिज्जा है, इस तरह की जो गुरु और आयुर्वेद के अनुरूप जो आहार नहीं है वो उसको लेने का मना करते हैं। वो 7 दिन का संसर्जन क्रम कहते हैं। 7 दिन के बाद उसको नॉर्मल आहार पर आना है और वापस वो दूसरी बार भी संसर्जन क्रम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, शरीर का एक स्तर पर शोधन होता जाता है। जैसे उपवास किया, अग्नि प्रबल हुई तो थोड़ा उसमें लिक्विड चाहिए, तो और वो अग्नि टिक पाएगी, इसके लिए मुख के पानी के ऊपर, मुख के ऊपर उसको रखा जाता है, तो थोड़ी और तीव्र होती है। तीव्र हुई और आपने भारी पदार्थ खा लिया तो फिर वही आ जाएगा, जैसे एक उपवास किया और दूसरे दिन दुगना आपने खा लिया, तो वही बराबर हो गया। केवल 3 दिन का आहार आपने 2 दिन में ले लिया, बीच में एकादशी कर ली। और आज तो एकादशी में आपको पता है क्या क्या होता है, पकोड़े भी होते हैं आलू के, वो भी होता है, आलू की चिप्स होती है, सारा कुछ होता है, वो मतलब एकादशी के दिन होता है। तो वो न होकर आयुर्वेद के अनुसार जो आहार विहार है वो अग्नि को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, और वो आज तक वो सही निकला है। और मेरे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे रोग उपवास से नहीं होते हैं, उपवास के बाद आप क्या खाते हैं उसके ऊपर रोग होते हैं। मैं बहुत सारे जैन महात्माओं के पास जाता हूँ, मेरे बहुत सारे अभी पेशेंट भी है, मेरे से संस्कृत भी पढ़ने के लिए आते थे, आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों का भी अध्ययन करने के लिए जैन साधु महाराज साहब आते थे। तो वो बहुत सारे महाराज साहब जो तप करते हैं या करवाते हैं लोगों के, उसमें मैंने देखा है कि तप करने के बाद, तप अर्थात कुछ मतलब उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, एक दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, तो उस समय पानी वो जो बार एक ही बार में पी लेते हैं, उससे रोग होते हैं। वो मैंने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारी बातें होती है जो उपवास में किए तो उसके रोग होने की संभावना होती है। तो आयुर्वेद ने एक संसर्जन क्रम बताया है, उसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन का डाइट फिक्स होता है, अर्थात इसी चीज लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो उसको हम कहते हैं संसर्जन क्रम। गर्भावस्था से पूर्व में 21 दिन का ये मिनिमम हमारा एक शेड्यूल है, उसको फॉलो करना होता है। और उसके बाद पुत्रेष्टि जैसे यज्ञ को करके उसके बाद गर्भाधान के लिए प्रयत्न करेंगे तो हम 1 महीना इसके लिए निकाल सकते हैं। उत्तम संतति जैसे वस्तु के लिए लोग दुबई, लंदन, मलेशिया वगैरह घूमने जाते हैं, तो आसानी से वो 15-20 दिन घूम कर आते हैं, जिसका कोई फल नहीं है। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों लोग जाते हैं। और ऐसे घूमने का ही नहीं, ऐसी बहुत बेकार बातों में लोग घूमने जाते हैं। लोग शादी में जाते हैं तो 7-8 दिन जाते हैं, कहीं कुछ होगा तो जाते हैं। तो वही हम पूरे जीवन के जो 20 दिन है वो अपने आप को दे। बाहर तो केवल 3 ही दिन आना है, गुरुकुल में जब शिविर होगी तो 3 ही दिन आना है, लेकिन घर पे हम पूरा ध्यान उसमें काम कर सकते हैं, आप अपना जो भी होगा वो। लेकिन 20 दिन थोड़े परहेज से रहना है, तो उत्तम संतति के लिए ये संसर्जन क्रम से लेकर ये 20 दिन का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो बहुत आवश्यक रहेगा, अपनी भावी संतति स्वस्थ रहे उसके लिए। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ, मैं आसाम से आनंदी पारक। हाँ बताइए। आचार्य जी, मेरी मम्मी के लिए मुझे पूछना था। एक्चुअली मेरी मम्मी को बहुत पहले घुटने का दर्द था, तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई लिया और लहसुन की प्रयोग किए थे। लहसुन सुबह सुबह थोड़ा खा के फिर गर्म पानी पीते थे, तो उनसे उनका वो चीज बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर अभी क्या हुआ, मतलब एक तरफ से बोला जाए तो फोर्सफुली वैक्सीनेशन उनको दिया गया। वो देने के बाद उनका घुटना मतलब 3 गुना हो गया फूल के, और अभी वो चलने से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठ के वो कुछ काम कर नहीं सकते। और रात को जब सोते हैं, मतलब पूरा रात वो सो नहीं पाते हैं, अंदर से घुटने में बहुत मतलब करारे वाले दर्द होते हैं। तो उसके लिए मतलब वो बहुत परेशान है। तो कुछ होता आपके वहां से दवाई वगैरह आप बता देते। पहले तो ये काम करें, घुटनों के दर्द के लिए जो जिसकी उम्र बड़ी है वो, एक तो हम यहाँ से दवाई तो देते हैं, जैसे पेन किलर है, आप फॉर्म भर दीजिए गूगल का, कल पूजा बहन और मैं देख लेता हूँ, और उसके बारे में उसको दवाई हम सजेस्ट कर देंगे, आपसे भी बात कर लेंगे। अग्निकर्म कोई करने वाला हो वहां पर तो तुरंत ही अग्निकर्म से परिणाम आता है। अग्निकर्म थर्मल कोटरी से होता है,
पूजा दीदी यहाँ पर गुरुकुल पे तो करती है, मतलब हमारे सेंटर पर भी होता है। वहां पर कोई चिकित्सक यदि अग्नि कर्म करता हो तो अच्छा है कि अग्नि कर्म वहां पर कर दे, तो आसान रहेगा उसके लिए, क्योंकि वो तुरंत ही रिलीफ देता है। लेकिन यदि नहीं करता है तो केवल औषधि तो हम भेजेंगे ही, औषधि लिखकर तो भेज देंगे। अग्नि कर्म कोई आयुर्वेद चिकित्सक करता है तो 2 या 3 सीटिंग उसको अग्नि कर्म की करवानी जरूरी रहेगी इस अवस्था में, क्योंकि ठंड है तो अग्नि कर्म ज्यादा असरकारक अभी रहेगा। और जी बाकी के तो मसाज तेल है और बाकी का सब कुछ है। रसोन तेल से आपने जो बताया उससे बहुत ही लाभ अभी भी होगा, क्योंकि वो आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी औषधि है। तो ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम उसके लिए गूगल फॉर्म भर दीजिए तो पूरे लक्षण देखकर हम उसकी दवाई लिख कर भेज देते हैं जी। जी आचार्य जी, लेकिन वो जो अग्निकर्म जो बोला है वो हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हाँ आसपास तो में नहीं है तो हम औषधियां भेज देते हैं। अग्निकर्म के लिए यदि कोई, जैसे हमारे तो आसपास होते हैं, तो एक सिटी में कोई 1-2 व्यक्ति करता है आयुर्वेद का वो अग्निकर्म, तो अभी नहीं है तब तो फिलहाल हम यहाँ से औषधि की व्यवस्था करके भेजते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से वो आपको देनी है औषधियाँ। और शेक का बताते हैं, वो घर पे वो शेक कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे यहाँ से, तो वो शेक आप कर सकते हैं उसको जी, उनको जी। ओके आचार्य जी, 10 बज रहे हैं आचार्य जी, जी तो ठीक है। हम लोग फिर मंडे मंडे का मंडे देखते हैं क्लास मंडे संस्कृत का जी जी संस्कृत का है। बहुत जी बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी। तो अब मंडे 3 बजे आप अवेलेबल है आचार्य जी, मंडे से फ्राइडे तक 3 बजे आप 3 अवेलेबल है, बजे से 4 बजे तक, बराबर? मतलब 4 ये बजे के बाद नहीं, 3 से 3 पहले बजे नहीं। से 4 बजे तक। ओके ठीक है, एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन करना है। ओके ओके प्रभु जी, हाँ, बहुत